गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हाँ जी, हम आपकी 4th यूनिट कर रहे थे स्टूडेंट्स, विच इज़ नेम्ड एज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ओके, वहाँ पे हमने आपका जो लास्ट टॉपिक था वो हम कंप्लीट कर चुके थे, दैट इज़ द पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये हम कर चुके थे। आज का जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज़ द पार्शियल आयनिक करैक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस जो हेडिंग है इसको अंडरस्टूड करना है कि बोल क्या रहा है कि आपके पास पार्शियल आयनिक करैक्टर आप कैलकुलेट करोगे किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड का। देखो बेटा, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में। हमने ये पढ़ा था कि जब भी आपके पास दो ऐसे एटम कंबाइन होते हैं विच हैविंग अ लार्ज डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वहाँ पे आपके पास क्या होता है, उस बॉन्ड में आपका पोल क्रिएट हो जाता है। मींस उसी बॉन्ड में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आपके क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होने का मीनिंग क्या हुआ, जो मैंने आपको बताया था कि वो बॉन्ड किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, आयनिक, कुछ आयनिक बॉन्ड की तरह। कम्प्लीटली आयनिक नहीं होता, बट आपका आयनिक बॉन्ड की तरह वो बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसमें आयन्स आपके एक तरह से सेपरेट हो जाते हैं इन अ पर्टिकुलर बॉन्ड। ठीक है, जिस भी बॉन्ड की आप बात कर रहे हो उसी में। अब देखो यहाँ पे वही हमने यहाँ पे डिस्कस करना है कि जो भी आयनिक करैक्टर आपका प्रोड्यूस हुआ उस कोवेलेंट बॉन्ड में कब प्रोड्यूस होगा, उन एटम्स के बीच में प्रोड्यूस होगा विच हैविंग अ लार्ज डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो उसको हमने कैलकुलेट करना है। यही यहाँ पे बताया हुआ है कि जब आपके पास एटम लिंक्ड होते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, तो बॉन्ड आपका पोलर बनता है। ठीक है, तो कहने का मीनिंग है कि जो बॉन्ड है उसके पास क्या होगा, पार्शियल आयनिक करैक्टर होगा। ठीक है, पार्शियल आयनिक करैक्टर होगा। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखना, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, उतना ही जो आयनिक करैक्टर है वो क्या होगा, ज़्यादा। ये तो कॉमन सी बात है। इस चीज़ को तो आप अब तक जो केमिस्ट्री पढ़ चुके हो तो अब तक आपको अंडरस्टूड भी हो जाना चाहिए था इस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद देखो इन्होंने कुछ लॉजिकल पॉइंट दिए हुए हैं। क्या बोला हुआ है कि यदि आपके पास जो दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू हो 1.9, तब आपका जो बॉन्ड है वो 50% तो आयनिक होगा, 50% क्या होगा, कोवेलेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना। यदि आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 से ज़्यादा हुआ, मोर देन 1.9, तब आपका जो बॉन्ड है वो क्या होगा, आयनिक होगा। ठीक है, तो यदि आपके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो लेस देन 1.9 हुआ, तब आपके पास जो बॉन्ड है वो क्या होगा, कोवेलेंट होगा। ये आपका दिया हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। ये डिफरेंस दिया हुआ है, तो यू कैन सी कि जब आपका लेस देन हुआ तब आपके पास जो आयनिक करैक्टर है वो बहुत कम था, 1.9 होते ही 50% चला गया। लेकिन 1.9 से ज़्यादा है तो जो बॉन्ड है वो कम्प्लीटली किसकी तरफ मूव कर रहा है, आयनिक बिहेवियर की तरफ। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो न्यूमेरिकल्स आपके पास, सॉरी, दो फार्मूलाज आपके पास दिए हुए हैं, टू इक्वेशंस विच यू मस्ट हैव टू नो कि हम परसेंटेज जो आयनिक करैक्टर है, जो आयनिक बिहेवियर है या परसेंटेज है आयनिक करैक्टर की, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आपकी जो इक्वेशन है दैट इज़ द पॉलिंग इक्वेशन। पॉलिंग इक्वेशन परसेंटेज आयनिक करैक्टर को बताती है, किसके ऊपर बेस्ड रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के ऊपर बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन है ये आपने लर्न करनी है। 18 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी की पावर आपके पास 1.4, एक्स ए माइनस एक्स बी आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। ठीक है, सिमिलर है आपके पास हैनी एंड स्मिथ इक्वेशन, वो आपने यहाँ से लर्न कर लेनी है। इसके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल आते हैं वो डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल दिया होगा, उसमें एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को वहाँ पे मेंशन किया होगा, तब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बहुत सिंपल मेथड आपके पास होता है जिससे हम आयनिक करैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। लेकिन वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो मेजरमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, जिसको हम आपका अभी डिस्कस करेंगे। ये न्यूमेरिकल आपका दिया हुआ है, मैंने अभी बताया था। मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू दी हुई है, परसेंटेज आयनिक करैक्टर पूछा है, तो डायरेक्ट इक्वेशंस में पुट करो और वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपके पास जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट। देखो बेटा, हमने क्या पढ़ा है, हमने पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा है।
पोलर का मीनिंग क्या होता है? पोल का मीनिंग होता है, मैंने आपको बताया था कि जब एक ही बॉन्ड पे आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आपके क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको आप क्या बोल देते हो? पोलर मॉलिक्यूल बोल देते हो, पोलर बॉन्ड बोल देते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है। पोलर मॉलिक्यूल में लाइक आपके पास ए बी कोई मॉलिक्यूल है, उसमें 2 एंड होंगे, एक होगा पॉजिटिव एंड, दूसरा होगा नेगेटिव एंड। ठीक है, कहने का मीनिंग है कि यहाँ पे एक डायपोल बन गया। डायपोल कैसा? पॉजिटिव एंड को कंटेन करता है, सिमिलर आपका किसको कंटेन करता है? नेगेटिव एंड को। बट ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है वो क्या रहेगा आपका? वो तो आपका न्यूट्रल रहेगा। क्यों? उसका रीज़न क्या है? क्योंकि मॉलिक्यूल में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है? नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये डायपोल मोमेंट आपका जो कंसेप्ट है डायपोल मोमेंट का, वो यहीं से अराइज हुआ है। डायपोल मोमेंट आपके पास क्या है? आप एज्यूम करते हो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो d है। चार्ज यदि a पे प्लस क्यू है तो b पे माइनस क्यू होगा, इक्वल चार्ज है। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट आपके पास क्या होती है? ये प्रोडक्ट होती है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मीन्स क्यू इंटू डी एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 चार्जेस। ठीक है, इसको हम डेजिग्नेट करते हैं म्यू से। तो म्यू आपके पास किसके इक्वल होता है? दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट इक्वेशन, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका फर्दर वर्क दिया हुआ है वो जस्ट अजम्पशन है। ठीक है, मीन्स जो दिया हुआ है वो हाइपोथेटिकल आपका वैल्यूज़ वहाँ पे प्रोवाइड की हुई हैं। कोई यहाँ पे मतलब ऐसा डेरिवेशन नहीं है कि डेरिवेशन से करके वो दिखाया होगा। यहाँ पे इन्होंने क्या माना है? यहाँ पे इन्होंने एज्यूम किया है कि यदि चार्ज आपका 10⁻⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हो एंड डिस्टेंस आपकी किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हो, तब आप डायपोल मोमेंट को म्यू से डेजिग्नेट करते हो। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपके पास क्या हो जाएगा? 10⁻18 ESU सेंटीमीटर डायपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। इस क्वांटिटी को नाम दे दिया 1 dB। डायपोल मोमेंट को आप dB से डेजिग्नेट करते हो, डी से, कैपिटल डी से। तो 1 dB किसके इक्वल हुआ? 10⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। ठीक है, तो यदि आपसे कोई ऐसा यूनिट पूछता है तो ऐसा यूनिट आपके पास क्या होती है? 1 ESU होता है। 1 ESU आपका इक्वल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आपकी यहाँ पे निकाली हुई है, वो इस वैल्यू के इक्वल होता है। आपने यहाँ से सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि 1 D आपका कूलम मीटर की फॉर्म में किसके इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ से कोई इतना पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये वैल्यू हमने बिल्कुल अपने माइंड में सेट ही करनी है। नहीं, 1 dB याद रखना किसके इक्वल होता है। यदि 1 dB को आप कन्वर्ट करते हो कूलम मीटर की फॉर्म में तो वो वैल्यू आपने याद रखनी है। ओके, उसके बाद आप देखो डायपोल मोमेंट और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में एक चीज़ हमेशा याद रखना बेटा, डायपोल मोमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। फिजिक्स में आप पढ़ चुके हो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसका आपके पास मैग्नीट्यूड भी हो, जिसकी आपके पास क्या हो, डायरेक्शन भी हो। ठीक है, डायरेक्शन किस तरफ होगी? डायरेक्शन आपका एरो से हम शो करते हैं। एरो पे ये आपने एक डैश सी लगा देनी है। ठीक है, डायरेक्शन इसकी होती है नेगेटिव एंड की तरफ। जो एरो है वो नेगेटिव एंड की तरफ जाएगा एंड जो एरो की टेल है वो पॉजिटिव सेंटर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। यदि हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वहाँ पे एक ही पोलर बॉन्ड होता है। डायटोमिक जिसमें 2 एटम्स हो मीन्स HCl एक ही होगा, तो वहाँ पे वैल्यू होगी कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट की। ठीक है, इसमें देखो ये आपका दिया हुआ है हैलोजन हैलाइड्स का केस कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये केस हमें सिर्फ इसलिए बता रखा है, सिर्फ ये चीज़ बताने के लिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा ना उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? डायपोल मोमेंट होगी। ठीक है, तो ये डायटोमिक की बात है। वही सेंटर कहाँ से, जो डायरेक्शन है वो कहाँ से होगी? पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में आपके पास जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू है, सबसे पहली बात तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू किसके इक्वल होगी? रिजल्टेंट होगी किसका? जो भी डायपोल मोमेंट होगी इंडिविजुअल बॉन्ड की। व्हाट इट मीन्स, यदि आप वाटर की डायपोल मोमेंट आप चेक करते हो तो बेंड शेप होती है, सैपर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम पढ़ चुके हैं। डायरेक्शन देखो पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड होगी डायपोल मोमेंट की,
पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, मीन्स दोनों डाइपोल मोमेंट का जो रिजल्टेंट होगा वो आपकी डाइपोल मोमेंट शो करेगा किसकी, वाटर की। ठीक है, ऐसा नहीं होगा मतलब एक इंडिविजुअल एट बॉन्ड ये और एक इंडिविजुअल बॉन्ड ये, दोनों की डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट आपका देगा टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो यही यहाँ पे समझने की बस ये बात है। थ्योरेटिकल आप कितना मर्जी पढ़ लो, ठीक है, उस चीज़ में आपका कुछ मेन पॉइंट नहीं आता। मेन पॉइंट जो है वो मैंने बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट ये आपके बहुत टिपिकल से एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं। मैंने आपको बताया भी था CO2 की आप बात करते हो, है तो पॉलीएटॉमिक ना, आपके पास 2 ऑक्सीजन है, लेकिन ये लीनियर मॉलिक्यूल है बेटा। हमेशा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की जो डाइपोल मोमेंट है ना वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगी। यहाँ पे बेंट ज्योमेट्री थी इसलिए वाटर की डाइपोल मोमेंट इतनी थी, लेकिन यहाँ पे लीनियर है। लीनियर में डायरेक्शन मैंने क्या बताया था, कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड। जितनी डाइपोल मोमेंट इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की होगी ना उतनी डाइपोल मोमेंट इसकी होगी, लेकिन दोनों क्या है, एक दूसरे के रिवर्स डायरेक्शन में है, तो दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल जो डाइपोल मोमेंट है CO2 की वो क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। जस्ट माइंड दैट। क्यों हुई मैंने बता दिया है। ओके, सेम केस आपका यहाँ पे बनता है। CS2 का एग्जाम्पल दिया हुआ है, BF2 का एग्जाम्पल दिया हुआ है, BF2 का। ओके, उसके बाद सेम एग्जांपल आपका दिया हुआ है BF3 CCl4 या CH4 का। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा अपने माइंड में सेट करना है। ये चीज़ें आपने पढ़नी है, प्रॉब्लम आती है तो मेरे से क्वेश्चन पूछना। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है जहाँ से आपका क्वेश्चन भी बनता है ऑलवेज, कि हाउ वी कैन कंपेयर द डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 एंड NF3। सैपर थ्योरी से हमने पढ़ा था कि अमोनिया की जो शेप है वो क्या होती है, पिरामिडल होती है। ठीक है, पिरामिडल मॉलिक्यूल है, दोनों ही पिरामिडल हैं मॉलिक्यूल्स। दोनों के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बट यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का कंपेयर क्यों किया गया है, क्योंकि आपके पास एक तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, दूसरा है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसलिए कंपेयर पूछा हुआ है। देखो यहाँ पे देखो आप NH3 एंड NF3 डायरेक्शन देखो, डाइपोल मोमेंट यदि आप कैलकुलेट करते हो तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव सेंटर, पॉजिटिव हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ होगी। तो मीन्स ये तो सम अप हो जाएगी सारी की सारी, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी, देखो बेटा ये तो इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट हैं ही, तो नेगेटिव चार्ज तो यही होंगे। सेंटर यहाँ पे पॉजिटिव क्या बन जाएगा, इस केस में लॉन पेयर के केस में सेंटर आपका नाइट्रोजन बन जाएगा, दोनों केस में, NF3 एंड NH3 दोनों केस में। ठीक है, अब देखो अमोनिया के केस में तो आपके पास क्या हो रहा है कि जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो क्या है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं सारे के सारे बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट, जिसकी वजह से इन सभी का सम आपकी क्या हो जाएगी, टोटल डाइपोल मोमेंट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फ्लोरीन के केस में क्या है, फ्लोरीन के केस में फ्लोरीन तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन से, तो वहाँ पे नेगेटिव सेंटर क्या होगा, फ्लोरीन एंड पॉजिटिव क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। अब यहाँ पे तो 4 डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में सम अप हो जाएंगी। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, 3 तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो एक का इफेक्ट तो अपोजिट कैंसिल कर देगा, बची कितनी, 2। ठीक है, तो इसलिए हमेशा क्या होगा, NF3 की डाइपोल मोमेंट आपकी लेस होगी एज कंपेयर टू NH3। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, फिर भी नहीं आता तो मेरे से पूछना। ओके, इस चीज़ को पढ़ोगे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छे से समझ आपको आ जाएगा। चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है बेटा, क्रैमिंग नहीं करनी, सबसे मेन बात ये है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो कंसेप्ट आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होती है डाइपोल मोमेंट की। अब हम पढ़ ही चुके हैं डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी। सबसे पहली बात तो पोलैरिटी को कैलकुलेट करने में, क्योंकि चार्ज का पता होगा तो पोलैरिटी हमें ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी। तो यहाँ से देखो जितनी ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगी ना तो जो बॉन्ड है उतना ही क्या होगा, पोलर। क्यों होगा, क्योंकि चार्ज उतना ही मैक्सिमम होगा। ठीक है, जैसे ये बता रखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा तो ये सबसे ज़्यादा पोलर। ओके, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के केस में डाइपोल मोमेंट आपकी 0 ही होती है। ये तो आपको बात बताने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे चार्ज सेपरेशन नहीं होती, क्यों, वहाँ पे 0 रहता है।
ठीक है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये आपका इम्पॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया था कि डायपोल मोमेंट इजी आयनिक करैक्टर को कैलकुलेट करती है, तो वो ये कंसेप्ट था सबसे फर्स्ट इन द कैलकुलेशन ऑफ द परसेंटेज आयनिक करैक्टर। यहाँ पे न्यूमेरिकल देखो क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक करैक्टर ऑफ HCl, ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट ये है, बॉन्ड लेंथ दे रखी है ये। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, एक डायपोल मोमेंट तो आपको दी हुई है, जो आपने आयनिक डायपोल मोमेंट है वो आप कैलकुलेट कर लोगे, बॉन्ड लेंथ आपको दी हुई है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, HCl बॉन्ड 100% आयनिक है, ये हम एज्यूम कर लेंगे, अजम्पशन से ही करना है न्यूमेरिकल, तो ये आपने एज्यूम कर लेना है कि 100% आयनिक है। तब आपके पास जो चार्ज है वो कितना होगा, 1 यूनिट। 1 यूनिट चार्ज किसके इक्वल होता है, 4.8 × 10⁻⁻10 ESU। ये वैल्यू फिक्स है, कीप इट इन योर माइंड। ओके, उसके बाद आपके पास बॉन्ड लेंथ दे रखी है 1.275 एंगस्ट्रॉम, तो डायपोल मोमेंट आपकी निकाल लो, Q इंटू डी मीन्स दिस टर्म मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म, एंगस्ट्रॉम को आप ओपन कर लो, आप 6.12 डी आपने यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट कितनी दे रखी है, 1.03। अब यहाँ से परसेंटेज करैक्टर आप कैसे निकालोगे, जितनी ऑब्जर्व है बाय जितनी आयनिक की आपने कैलकुलेट की है मल्टीप्लाई बाय 100, वहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो भी कुछ ऐसे ही करना है। ये HCl के लिए 1 यूनिट चार्ज की वैल्यू फिक्स थी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप एक बार अच्छे से करना न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, यदि किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन है डायपोल मोमेंट की, टू कैलकुलेट द सिमेट्री या शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अभी इस शेप का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, शेप के कंसेप्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि यदि आपके पास जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल जिसकी डायपोल मोमेंट 0 होगी, तो मीन्स वो मॉलिक्यूल क्या होंगे, सिमेट्रिकल। जिसकी डायपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू होगी तो ज़रूरी नहीं है वो क्या हो, सिमेट्रिकल हो, वो अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही याद रखना है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर। सिस एंड ट्रांस आप ऑर्गेनिक में बेसिकली करोगे। सिस क्या होता है बेटा, आपके पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में यदि सेम ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट हो, सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड, तो वो सिस बन जाता है। यदि ये H यहाँ होता, Cl यहाँ होता, मीन्स जो ग्रुप है वो एक दूसरे के अपोजिट साइड होते, तब वो क्या होता है, ट्रांस। तो हमेशा अपने माइंड में सेट कर लेना, जो आपके पास डायपोल मोमेंट होती है ट्रांस की, वो आपके पास 0 होती है एंड सिस की आपके पास नॉन ज़ीरो होती है। तो ऑब्वियसली यदि डायपोल मोमेंट की वैल्यू दी हो एंड आपसे सिस ट्रांस पूछा जाए, तो जिसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो वो सिस होगा एंड जिसकी वैल्यू 0 वो क्या होगा, ट्रांस आइसोमर होगा। ठीक है, उसके बाद ये भी आपके पास ऑर्गेनिक का पार्ट है, वहाँ आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये बोल क्या रहा है। ठीक है, इसमें भी क्या बोला हुआ है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थो मेटा एंड पैरा। फिलहाल के लिए बस इतना याद रखना है, पैरा आइसोमर की जो डायपोल मोमेंट है वो 0 होती है, मेटा की पैरा से कुछ ज़्यादा वैल्यू होती है एंड ऑर्थो की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें ऑर्थो पैरा मेटा ये आपको ऑर्गेनिक में समझ आएंगी। तो अब तक के लिए आपने बस इतना ही करना है। ठीक है, डायपोल मोमेंट का कंप्लीट कंसेप्ट यू मस्ट हैव टू कीप इन योर माइंड, बहुत अच्छे से आपने इस चीज़ को पढ़ना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, टिल देन थैंक यू।